90.4 एफएम ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। दोस्तों, आज के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि जब भी हमारा मन टूटने लगे तब भी हमें ये आशा रखनी चाहिए कि प्रकाश की कोई ना कोई किरण कहीं ना कहीं से उदय होगी और आप डूबने ना पाओगे, पार लगोगे। बस धैर्य रखो। जी हाँ दोस्तों, पेशेंस जो है लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जैसा कि कोरोना संक्रमण चल रहा है, लोग अपने घरों में हैं, बाहर निकलने से डर रहे हैं, लेकिन जिन्हें काम है उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो लोग घर में हैं, या फिर ऐसा भी देखा जा रहा है कि कई लोग जिन्हें कोरोना हुआ था वो ठीक होकर वापस अपने घर आ गए हैं, लेकिन एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ समाज में हो रहा है। अड़ोस पड़ोस के लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं। घर में भी जो लोग ठीक हैं उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं हमें इन लोगों से कोरोना ना हो जाए। तो दोस्तों, वो लोग ठीक हो चुके हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार मत कीजिए। कुछ ऐसी ही बातें आज हम अपने शो में करेंगे। आज हमारे शो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए होंगे पत्रिका के सीनियर सब एडिटर शेखर पारिक जी। उनसे बातचीत होगी, बात करेंगे हम कोरोना पर, एजुकेशन पर, साथ ही बातचीत होगी जर्नलिज्म रिलेटेड। ये सारी बातें सुनने के लिए सुनते रहिए 90.4 एफएम ज्योतिवाणी मनीषा के साथ। फिलहाल आपके लिए विनय शुक्ला और मोहित मेहरा की आवाज में ये खूबसूरत नगमे। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरी, ये रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जोग लगा प्यारा। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरी, मेरी रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के बोलना हल्के। नींद का सौदा करें, एक ख्वाब दें और एक ख्वाब लें। एक ख्वाब तो आंखों में है, एक चांद के तकिए तले।
इतने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। उम्रें लगी कहते हुए, दो लफ्ज थे एक बात थी, वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी। कैसा लगे जो चुपचाप दोनों हो पल पल में सारी सदियां बिता दे, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। मोहित जी, विनय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 90.4 एफएम ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों, अब हमारे साथ लाइन पर है राजस्थान पत्रिका के सीनियर सब एडिटर शेखर पारिक जी। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। सर, अभी कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है उसके तहत बहुत सारे जो लोग हैं वो डिप्रेस हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा लोगों को कोई क्या करें। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कोरोना के कारण इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं कि सुसाइड कर रहे हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं कि एक तो हम चीजों के थोड़ा उजला पक्ष देखने की कोशिश करें। जी। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नो डाउट। चारों तरफ हमारे जहाँ देखें वहाँ मनुष्यत फैली पड़ी है और जहाँ देखें वहाँ हमको ज्यादातर खबरें नकारात्मक मिल रही हैं। ऐसे में देखिए, इंसान का स्वभाव होता है कि वो परिस्थितियों से प्रभावित हो जाता है। मौसम का असर जैसा होता है वैसा ही माहौल का भी होता है। तो हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कोशिश ये करें कि हम ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के संपर्क में रहें जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे और हमें एक संबल प्रदान करें। जी। दूसरी बात ये कि खुद को भी मोटिवेटेड रखें और परिवार को भी मोटिवेटेड रखें। आप जिम्मेदारी उठाएं लेकिन उस जिम्मेदारी को बोझ न माने। अपने आप को यूं ना समझें कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। जी। आपके हाथ में है, नो डाउट, यू हैव द पावर, बट परिस्थितियां भी अपना काम करती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जब परिस्थितियां आपके ऊपर चली जाती हैं, तो उस वक्त बेस्ट पॉसिबल वे ये होता है कि आप खुद को बचाएं, परिवार को बचाएं और समय को देखते हुए और अपने आप को संयत रखने की कोशिश करें। योग एक बहुत बड़ा सहारा है। आप जब भी टेंशन में आए तो थोड़ा सा अपने प्राणायाम वगैरह पे ध्यान दें, सांस की क्रिया पे आप ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं बाहर। और हेड ऑफ द फैमिली है तो अपने दोस्तों से लगातार टच में रहें। मेरा ये आपको सजेशन है कि आप दोस्तों से बात करते रहें। देखिए, बंद मकानों में जाले पड़ जाते हैं। सही बात। इसलिए खुद को बंद मत रखिए। अगर आपने जहाँ खुद को बंद रखा वहां आपको अंदर से आपको दुश्चिंताएं, बुरे विचार, ये सब घेरने लगेंगे। जी। आपके पास नो डाउट अभी काम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, रोजगार जाने की स्थिति हो, आने की स्थिति, चलता है यार, ये सब टाइम के हिसाब से चीजें हैं। तो यूं समझ लीजिए कि जब सबसे ज्यादा अंधेरा घना होता है बस उसी वक्त सूरज की पहली किरण कहीं ना कहीं वेट कर रही होती है। जी। तो आप उस पौ फटने का इंतजार करें बस। और वो ऑलमोस्ट आ रहे हैं, हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये परिस्थितियां नो डाउट नहीं रहेंगी हमारे साथ। जी, और बहुत अच्छी बात कही। हाँ। दूसरी बात, एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि आप अखबार पढ़ें तो सबसे पहले ये देखें कि उसमें कितने मरीज ठीक हो रहे हैं। जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पे मृत्यु दर बहुत कम है कोरोना से। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। इस पॉजिटिव साइन को हमेशा दिमाग में रखें। ईश्वर सबके साथ है, चिंता ना करें, आर्थिक बने रहें, मस्त रहें। जी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक तो जाले बंद घरों में लग जाते हैं तो खुद को बंद मत कर लीजिए।
मुख्य धारा से जरूर जुड़िए। साथ ही सर, अभी आपने बात करी कि मृत्यु दर की जो रेट है वो बहुत कम है हमारे यहाँ पे, लेकिन एक और चीज हम अपने समाज में देख रहे हैं कि एक तरीके का कोरोना डिस्क्रिमिनेशन जो है वो समाज में शुरू हो गया है। जो लोग ये वाकई ठीक बहुत बड़ी हो- चिंता की बात है। जी। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं जानता हूँ, मैं इसी दिशा में आ रहा था और आपने इस प्रश्न को उठाया है। और ये वाकई में हम सब की एक साझा जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार हम मिलजुल कर इस कोरोना से लड़ रहे हैं, हम्म। उस लड़ाई में कहीं उनका हाथ ना छूट जाए जी। जो वाकई में इस कोरोना से लड़कर जीत कर लौटे हैं। हम्म। हमें ये ध्यान रखना होगा, बिल्कुल। क्योंकि वो डॉक्टर्स ने जब उन्हें सर्टिफाई कर दिया कि दे आर क्वाइट वेल, बहुत तंदुरुस्त हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, तो भाई हमें उनके साथ भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। उल्टा उन्हें जो संबल चाहिए, उन्हें जो मुख्य धारा में लौटने के लिए जैसा वातावरण चाहिए, हम उन्हें मोटिवेट करें और उनसे हम मोटिवेट हों कि अगर ये जीत के आ सकते हैं तो हमें भी कुछ नहीं होगा। जी। ये वाइस वर्सा है। हम्म। तो हमें उनसे सीखना है और उन्हें हमें मोटिवेट रखना है। बिल्कुल। सर, एक और चीज अभी कोरोना के समय में हुआ है कि लोग जो हैं, जिनके बिजनेस हैं, वो बिल्कुल ठप पड़ गए हैं। कई जो फूड बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे जो पानी पताशे बेच रहे हैं लोग या कुछ और चीजें बेच रहे हैं, उनका बिजनेस तो बिल्कुल चौपट हो चुका है इस समय, अगर कहें तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीजें शुरू करी हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा आप प्रकाश डालें। ये सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील है इस वक्त, और जिस पुलिस विभाग को हम अक्सर डंडक के साथ देखा करते थे, जी। उनको हमने पानी की बोतल्स के साथ देखा है, उनको हमने टिफिन पहुंचाते देखा है। तो ये जो एक उजला पक्ष है समाज का, ये चीजें जो है वो लोगों तक पहुंच रही है और हमें पहली बार ऐसा महसूस कराया इस कोरोना में, थैंक्स टू, इसके लिए थैंक्स भी कहना चाहिए कि हमें कम से कम एक दूसरे के करीब लाया। जी। हम एक दूसरे के भावों को समझने लगे, हम एक दूसरे की संवेदनाओं को समझ रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए काम आने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए भी हैं। रहा सवाल दिहाड़ी मजदूरों का या वेजेस पे काम करने वालों का, ये छोटे जो आपने जिनका जिक्र किया, जो थड़ी ठेला व्यवसायी है, तो आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से इनके लिए काफी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपके माध्यम से या और कई जरियों से उन्हें ये बताए जाने की जरूरत है कि यू आर नॉट अलोन, आप भी शुरुआत कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, थोड़ा संघर्ष तो होगा, क्योंकि हर फील्ड में संघर्ष है। आज बड़े से बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके संघर्ष भी हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं, तो छोटे के छोटे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस सबके साथ है, लेकिन इनसे पार भी हमें ही पाना पड़ेगा और भागना कोई विकल्प नहीं है। इस वक्त भाग लो या फिर भाग लो, तो वो जो रन वाला भाग लो है वो विकल्प नहीं बचा हमारे पास। हमारे पास दूसरा वाला भाग लो है, पार्टिसिपेट वाला विकल्प। तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो होगा अच्छा ही होगा, बस ये सोच करके और बात करें। और अपने निकटवर्ती जो भी आपका कलेक्ट्रेट है या जो जहाँ से भी आपको लगता है कि मुझे तहसील है, तहसील में जा सकते हैं, जहाँ जाएंगे बैंक में जा सकते हैं, बैंक जाकर के आप पता कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या योजना है और मैं वहाँ से लोन मिल रहा है। आपको 10,000 तक का लोन तो मिलता ही है, तो ये योजना तो मेरी नजर में ही है। इसके अलावा कई आत्मनिर्भर अभियान के तहत अभी सरकार सहूलियतें देने वाली है और मिल भी रही है, तो उनका फायदा उठाइए। और मैं कहता हूँ कि इस वक्त सबसे अच्छा मुहूर्त है आपको एक नई शुरुआत करने का। जी। तो बस आगे बढ़ने की देर है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने हमें 2 हाथ इसलिए दिए हैं ताकि हम एक से खुद की और दूसरे से समाज की सेवा कर सकें। तो एक दूसरे की सहायता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक मुश्किल दौर है। एक दूसरे की सहायता के लिए बस आपको एक काम करना है जी। अपने दाहिने वाले पड़ोसी का ध्यान रखना है और अपने बाएं वाले पड़ोसी का ध्यान रखना है जी। कि उसके घर में आज कोई भूखा तो नहीं सो रहा या उसके घर में कोई दिक्कत तो नहीं है। जी। और डेफिनेटली कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी। और देखिए किस तरह से हम एक बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते का रूप ले लेंगे, जहाँ पर कौन किसके लिए क्या काम कर रहा है कोई मायने नहीं रखता, बस छत्ते के अंदर शहद बढ़ता चला जाएगा। सर, यहाँ पर मैं एक जानकारी देना चाहूंगी कि ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी ने फिलहाल जो हमारा यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसको एज अ क्वारंटाइन के लिए स्टैब्लिश कर दिया है, क्वारंटाइन सेंटर वहां पे स्टैब्लिश कर दिया है।
साथ ही हमारे पास होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी मौजूद है, जहां पर हम इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो लोगों के लिए वितरित कर रहे हैं। क्या बात है। सर, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय जो है वो गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारी चीजें जो है वो कर रहा है। जो ग्राम पंचायत है वहां पर 10% लड़कियों को 10,000 रुपए की फीस में रियायत हमारे द्वारा दी जा रही है। वाह, क्या बात, बहुत जी। सर, बात करते हैं गर्ल एजुकेशन के बारे में ही। क्या कारण है सर कि इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हमारे साथ मौजूद है, महाविद्यालय मौजूद है, फिर भी जो ड्रॉप रेट्स हैं वो आज भी बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हुए हैं? देखिए मनीषा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये समस्या जो है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारी मनस्थिति की है, मानसिकता की है। जब तक हम उस पर चोट नहीं करेंगे जी, तब तक हमें हमारे जो प्रयास है वहां तक हम पहुंच तो रहे हैं, लेकिन यथोचित जो सफलता का जिस रेशो की हम उम्मीद कर रहे हैं उससे हम अभी दूर हैं। जी। और मानसिकता से मेरा मतलब ये था कि जब तक एक लड़की को हम ये नहीं मान लेंगे कि ये भी घर चला सकती है, शी कुड बी हेड ऑफ फैमिली, और वो अपने कंधों पर हमारा परिवार भी चला सकती है और आगे जाकर भी अपने जीवन को भी बहुत अच्छा चला सकती है, समाज को एक दिशा दे सकती है, योगदान दे सकती है। ये मानसिकता शहरों में आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक उस तबके तक इसे पहुंचाना है, शहरों में भी, जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरा मतलब है जो लोअर मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास तक हम लोग पहुंच गए, ये अच्छी बात है, हमारी सफलता है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास तक हमें जाना है। वहां जाकर असली बदलाव शुरू होगा, तो वहां तक हमें पहुंचना चाहिए। तो सिर्फ लड़कियों के लिए स्कूल खोलने से कुछ नहीं होगा, वहां लड़कियों को लाया जाए, वहां लड़कियों को सिखाया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, और आगे उनकी व्यवस्था अगर परिवार नहीं कर पा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है जी। क्योंकि जहाँ एक परिवार है उसको पढ़ाने का जो एक उसके पास ऑप्शंस होते हैं, तो वो लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। अगर माँ बाप अगर एक बच्चे को पढ़ाने के लायक हैं तो वो डेफिनेटली लड़के को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको लड़के से फायदा होना है। अंतकाल में मानते ये है कि भाई लड़का हमारा साथ देगा, हमें लड़के के साथ रहना है, तो उनकी प्रेफरेंस तो लड़का ही होगा, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन उनकी प्रेफरेंस लड़की भी बने जी, ये तभी संभव है जब समाज या सरकार या कोई शैक्षणिक संस्थान आगे बढ़कर कहे कि चिंता मत करिए, आप इसे ड्रॉप आउट मत करवाइए, हम इसकी पढ़ाई का जिम्मा लेते हैं, इसे कम से कम पढ़ने दीजिए। जी। तो उसकी मजबूरियां, वो तो एक हमने पहली हर्डल तो पार कर ली कि उसकी मजबूरी हमने खत्म कर दी। जी। तो अगर आर्थिक मजबूरी का हवाला देते हैं तो वो हर्डल हमने खत्म कर दिया, और वही सबसे बड़ा हर्डल होता है। जी। वरना कोई माता पिता, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा आज की तारीख में। अब जो है बहुत 10% के आसपास हो सकते हैं, लेकिन 90% माता पिता ये चाहते हैं कि मेरे बेटे और बेटी दोनों पढ़े। जी। बस मजबूरी, उनकी आर्थिक मजबूरी होती है। अगर वो खत्म हो जाए तो आई थिंक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। बिल्कुल सर, कहते भी हैं कि एक महिला एजुकेटेड होती है तो पूरा समाज एजुकेटेड होता है। जी बिल्कुल। सर, इस बारे में कोई टिप्पणी आप करना चाहें? जाहिर सी बात है, पुराने लोगों ने भी कहा है कि एक बेटी पढ़ेगी तो 3 पीढ़ियां करेगी। वो 3 पीढ़ियां अपने पिता का घर होते हैं, जी। अपने पति का घर होता है, और उसकी संतान का घर होता है। तो देखिए एक लड़की को पढ़ाने का कितना बड़ा असर होता है। जी। क्योंकि माता जो होती है वो बच्चे की पहली गुरु होती है। बिल्कुल। पढ़ी लिखी माँ बच्चे को प्रिपरेटरी क्लास तक की पढ़ाई तो यूँ समझिए कि बोलते बोलते सिखा देती है। जब वो बोलना शुरू करता है तब तक उसको फर्स्ट के लायक बना देती है, अगर माता पढ़ी लिखी है तो। जी। तो आप सोचिए कितना बड़ा चेंज आएगा उस बच्चे का। जो लेवल है, बौद्धिक स्तर है, शिक्षा का स्तर है, वो दोनों में गुणात्मक सुधार आता है। बिल्कुल। और बच्चा माँ से ज्यादा अटैच होता है। और पढ़ाई को लेकर अगर माँ चिंतित होने लग जाए तो मैं तो कहता हूँ हर घर से एक आराम से टॉपर निकल सकता है। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं इतने सालों से, तो ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी में भी जर्नलिज्म का जो कोर्स है वो कराया जाता है। हमारे पास बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के कोर्सेज अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। तो किस तरीके का पाठ्यक्रम हम बच्चों को दें ताकि बच्चे जो है एक बार पढ़कर जब बाहर निकलें तो उनके लिए जॉब
के जो अवसर हैं वो आराम से प्राप्त हो सके और उनको इतना आता हो कि वो वहां जाके खुद को बिल्कुल इजी महसूस करें? देखिए, यहाँ पर एक पत्रकार के नाते मैं ये कहना चाहूंगा जी। कि पत्रकारिता जो है वो कमरे में बैठकर करने वाला जॉब नहीं है। बिल्कुल। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या शय है ये मैदान में आकर देखो। जी। तो वो वाली बात है। तो चाहे वो डेस्क जॉब हो, चाहे कोई और जॉब हो, अगर आप जब तक एक बार पत्रकार नहीं बनेंगे, एक रिपोर्टर नहीं बनेंगे, तब तक आप डेस्क पर भी न्याय नहीं कर पाएंगे। जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक बार रिपोर्टिंग का फील्ड जो है उसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उन्हें मौके पर भेजें, ज्यादा से ज्यादा घटनाओं की कवरेज करवाएं, वहाँ जो आती है चुनौतियां उनसे पार पाना सिखाएं, लोगों से बात करना सिखाएं, किस लेवल के व्यक्ति से किस प्रकार से बात की जाती है, जी। पत्रकारिता के जो 5C1H है उनसे किस तरह से उनको अमल में लाए, कहाँ किस चीज की जरूरत है, कहाँ किस से कैसा सवाल किया जाता है। जी। सवाल करने की जो कला है वो उनमें फील्ड में जाने पर ही आएगी। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हो कि हमारे पत्रकार बन जाएं लेकिन बाहर जाकर के जब उनसे पूछा जाए कि मिर्ची के पेड़ कहाँ लगते हैं तो वो चकरा जाए कि क्या हरी मिर्ची का पेड़ होता है या लाल मिर्ची का अलग पेड़ होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो मेरा मतलब ये है कि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करें। जी सर। सर, महिलाओं की दृष्टि से किस तरीके का क्षेत्र है पत्रकारिता, अगर अपना करियर एस्टैब्लिश करना हो उसमें? तो बहुत ही उम्दा क्षेत्र है जी। क्योंकि महिलाएं जो होती है वाक्पटु होती हैं, महिलाएं कम्युनिकेशन के मास्टर होती हैं, एंड दिस फील्ड इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। जी। तो एनालिसिस का एक ये है इसका क्षेत्र, लेकिन वो बाद में जाके आता है। पहली सीढ़ी कम्युनिकेशन है जी। कम्युनिकेशन में लड़का जो है वो लड़की से थोड़ा सा पीछे होता है क्योंकि लड़की को भगवान ने एक मानसिक तौर पर भी उससे बात करने के लिए बनाया है जी। शी हैड टू कम्युनिकेट। उसे परिवार को बांध कर रखना है, समाज को बांध कर रखना है, बच्चों को अपब्रिंग करना है, सिखाना है, पढ़ाना है, समझाना है, दिखाना है। और तो वो सब चीजों के लिए उसकी कहते हैं जुबान बड़ी साफ होती है। लड़की बोलना जल्दी शुरू करती है, सीखती भी जल्दी है, शब्द भी बड़े उसके साफ होते हैं, लफ्ज अच्छे निकलते हैं। तो ये फील्ड लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है और मैं कहूँगा सेफ है जी। सेफ्टी के लिहाज से भी ये फील्ड बहुत अच्छा है। और लेट नाइट भी अगर आप काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की आज तक कोई चुनौती नहीं है। आप तो किसी फील्ड में जो कोई चुनौती नहीं है मैं तो मानता हूँ, लेकिन अपेक्षाकृत बाकी जगहों से अगर आपको चैलेंजेस पसंद है देन यू आर वेलकम इन जर्नलिज्म। और अगर आपको कुछ नया करने की तमन्ना है तो भी आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन कुछ नया करने को मिले तब भी आपका स्वागत है। अगर आपको पेशे में परेशानियां चाहिए, आपको रोज मुसीबतों से जूझने का मादा है आप में, तो भी आइए। और मतलब कुल मिलाकर इस पेशे में पैसा भी है और पैशन भी है, प्लस परफेक्ट हो जाने के बाद में आपको एक मुकाम पर जाकर के समाज के तौर पर आप समाज में भी काफी अच्छा मुकाम हासिल करते हैं जी। सर, जब पत्रकारिता का नाम आता है तो जो एक व्यू हमारे अंदर बनता है आंखें बंद करके, तो हम देखते हैं एक पेन होता है और एक कॉपी होती है जिस पर पत्रकार कुछ लिख रहा होता है। क्या सिर्फ यही है पत्रकारिता या और भी कई आयाम जो हैं वो इसमें से निकलते हैं? आपका जो पत्रकार है वो 70 के दशक की जो नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों में जो ना लटका करके अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है टाइप का कैरेक्टर आप मुझे बता रही है। एक्चुअली आज का पत्रकार इससे काफी आगे निकल चुका है। हाँ। आज का पत्रकार उतना ही अलर्ट है जितने हमारे आज के जो सबसे ज्यादा अलर्ट फील्ड माने जाते हैं, जिसमें रक्षा फील्ड है, आपका पुलिस है जी। आपके रेडियो हो गया, जो भी टीवी का माध्यम हो गया, इनमें जितना आपको अलर्ट रहना पड़ता है, जितने आप कनेक्टेड रहते हैं उतना ही कनेक्टेड आज एक पत्रकार रहता है जी। तो वो एक भेद मिट चुका है। अब जर्नलिज्म के मायने बदल चुके हैं मनीषा जी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आज पत्रकार भी कोई पोस्ट नहीं रह गई है, पत्रकार सिर्फ एक टर्म रह गया है जी। पोस्ट के नाते आप तो इसे मीडिया कर्मी कह सकते हैं। अब पत्रकार सिर्फ लिखने वाला पत्रकार नहीं है, पत्रकार के पास ब्लॉग है, पत्रकार के पास व्लॉग है
जो वीडियो ब्लॉग जिसको हम कहते हैं VLOG, हम्म, तो वो व्लॉग के जरिए भी अपनी बात कह सकता है। उसके पास यूट्यूब है, उसके पास इवन टिकटॉक है। ऐसे जो प्लेटफॉर्म है जो माइक्रो प्लेटफॉर्म रहते हैं उन पर रोक लग गई, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म को भी लोग पत्रकारिता का जरिया बना रहे हैं। जी, फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा अखबार बन चुका है, सबसे बड़ी टीवी बन चुकी है। तो आज कहाँ कहाँ नहीं है पत्रकारिता, जी, और आम आदमी सबसे बड़ा पत्रकार बन चुका है। आपकी जी। गली में अगर छोटा सा झगड़ा होता है तो उसको वायरल करने में लग जाते हैं लोग, ये वीडियो पहले बनाएंगे छुड़वाएंगे बाद में। ये पत्रकारिता का एक कीड़ा लग चुका, सबको मतलब कहते हैं एक चस्का लग चुका। जी, तो आप उस फील्ड में पत्रकारिता कर रहे हैं तो ये सबसे चैलेंजिंग दौर में कहूंगा, ऑफ कोर्स। क्योंकि यहाँ पर सूचनाओं का अंबार है लेकिन ऑथेंटिसिटी बहुत कम है। जी, तो आपको ऑथेंटिक बने रहना सबसे बड़ा चैलेंज है। पत्रकारिता के साथ साथ में आप जो परोस रहे हैं जी, उसकी सच्चाई, उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं कि नहीं लेते, बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ा मसला है। और जो उस जिम्मेदारी को लेता है बस उसको पत्रकार मानना चाहिए, जी, वरना रिपोर्टिंग सब कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। रिपोर्टर तो हर कोई है, लेकिन आप पत्रकार हैं तो आपके उसके साथ में आपकी जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति। जी, सपोज कहीं एक छोटी सी बात है, अगर कोई महिलाओं से जुड़ा कोई अपराध आप देखते हैं तो एक सामान्य जो इंसान है वो झट से उसका वीडियो बनाएगा और उसको अगले 5 सेकंड में वायरल कर देगा। करेक्ट। उसी की जगह अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं उसका वीडियो तो बनाऊंगा लेकिन मैं उसको वायरल नहीं करूंगा। जी, क्यों? क्योंकि मेरे साथ में मेरे प्रोफेशन से जुड़ी हुई एक एथिकल शर्त भी है कि इस महिला की पहचान उजागर नहीं हो सकती। जी, वो पीड़िता है, उसकी पहचान उजागर कर दी तो मैं कोर्ट में लायबल बनूंगा। ये अंतर जो है, ये अंतर आपको पत्रकार बनने की बात समझ में आता है। करेक्ट। तो ये जो जिम्मेदारी की जो फील है यही आपको पत्रकार बनाती है। बाकी आप रिपोर्टर तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो बस आप जो भी करें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी ना भूलें। पेशे से जुड़ी हुई आपकी जो बाध्यताएं हैं वो अपनी जगह होती है, लेकिन उसी में हमको बंधन में आजादी का अनुभव है और आजादी में बंधन भी है। जी, तो दोनों को चीजों को साथ निभाते हुए आगे बढ़ना। जी। सर, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। सर, क्या है आपके लिए महिला सशक्तिकरण? एक औरत का फिजिकली सशक्त होना, मेंटली एम्पावर्ड होना या इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होना? तीनों चीजें, जी, तीनों ही चीजें। हम्म, शुरू से उसको उसकी शरीर जैसी डिमांड करता है जी, वो सारा उसको पोषण मिले, पहली शर्त। हम्म, स्वस्थ रहेगी तो एक स्वस्थ समाज को जन्म देगी। हम्म, तो सबसे पहली उसकी जो है पहला सुख निरोगी का है। लड़की की स्वास्थ्य अच्छा रहना समाज के लिए ज्यादा अच्छा है। हम्म, तो पहली शर्त तो यह कि उसको एक जननी बनना है, माँ बनना है। जी, उसके शरीर को उस लिहाज से भी हमें तैयार करना है। शी हैज टू डिलीवर। एक दिन उसे एक समाज में एक नवसृजन करना है। जी, तो उसकी जिम्मेदारी और उसकी जो ताकत है वो भी हमें 1.5 गुना 2 गुना करनी है। तो पहली शर्त तो यही है कि वो उसको पोषण बराबर मिले। जी, दूसरी शर्त उसका मानसिक रूप से खुला होना जरूरी है। मानसिक जो उसकी आजादी है वो जरूरी है। उसको पढ़ाई वो बहुत जरूरी है। जी, एटलीस्ट कम से कम नहीं तो उसे सीनियर लेवल तक की पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। कॉलेज करना नहीं करना आगे की एक बात है, सीनियर लेवल तक हर लड़की पढ़ी लिखी होना जरूरी है, मेरा ही मानना है। तीसरी बात आर्थिक आजादी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आजादी हर आजादी से बड़ी है, क्योंकि महिला को लेकर अब तक जो परसेप्शन रहा है जी, वो यही रहा है कि उसको रहना तो पति के साथ है या पति के अंडर में कहीं ना कहीं, कि चलना पति के पीछे ही है। जी, एक हमारा यही पर्सपेक्टिव रहा है। हमने कभी किसी औरत को परिवार चलाने वाली या उस परिवार के इंजन के रूप में स्वीकार करना बहुत कम लोगों को अभी समझ में आता है। जी, एक लड़की भी घर चला सकती है, जबकि वो चला भी रही है। चलाते हुए भी वो घर की मालकिन नहीं है। तो ये जो हमारी सोच है, पहले तो इसका इलाज होना जरूरी है। दूसरी बात उसकी आर्थिक आजादी बहुत जरूरी है। जी, आर्थिक आजादी से महिला को हर तरह के फैसले लेने का एक अपने आप में साहस पैदा होगा और वही साहस उसकी मुक्ति का पहला जो कहते हैं अध्याय बनेगा। तो मेरा ये मानना है कि तीनों चीजें जरूरी है।
लेकिन आर्थिक आजादी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जी सर, आप आत्मनिर्भर बनाया जाए। बिल्कुल सर, आपकी यही जो बात है, इसी को हम लोगों ने काफी सोचा कुछ समय पहले, और हमने बालिकाओं के लिए इस तरीके की स्कीम शुरू करी है कि बच्ची पढ़ने के साथ साथ आय भी कमा सके। तो वाह। हमने लर्न वाइल अर्न जैसे प्रोग्राम शुरू करे हैं। तो सर, आपके अनुसार इस तरीके के जो प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए गए हैं वो कितने सही हैं? मेरा ये मानना है कि हम इसमें काफी देर कर चुके हैं, जी। अब देर नहीं करनी चाहिए। हम्म, और आप लोगों ने इसे शुरू किया है, और मुझे लगता है काफी पहले शुरू कर दिया होगा, जी। चल रहा है जैसे आपने बताया, तो आप बधाई के पात्र हैं। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि बाकी भी इसे जल्द से जल्द अपनाएं, जी। क्योंकि कौशल जो है हम्म, एक संस्कृत की श्रुति है, मैं अभी शायद भूल रहा हूँ, कर्मेशु कौशलम ऐसा कुछ है, हम्म, तो उसमें कौशल वर्ड आता है। तो मतलब उसका मायने ये है कि आपके भीतर जो है वो एक कौशल होना जरूरी है, जी। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता। हम्म, तो आप ज्ञान का उपयोग सिर्फ एक गुरुकुल में कर सकते हैं, हम्म, असल जीवन में तो आपका कौशल ही काम आता है। उस विद्या को आप कौशल के रूप में परिवर्तित करें हम्म, तो वो आपके रोजगार का जरिया भी बनेगी, हम्म, और साथ में आपके आत्मसम्मान का भी एक सीढ़ी का काम करेगी। बिल्कुल तो मैं ये मानता हूँ कि ये अभी आपने कॉलेज लेवल पे शुरू किया है, इसे हमें कम से कम स्कूल लेवल से शुरू कर देना चाहिए। जी। जितने भी विकसित देश हैं, हम्म, आपको बता दूं मैं, हम्म, जापान की एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जापान इस मामले में। हम्म, चाइना में भी काफी हद तक मैंने सुना है ऐसा कुछ होता है हम्म, कि वो स्कूल लेवल पे उन्होंने बच्चों में जो उनकी अभिरुचि को देखते हुए जी। उनको उसी फील्ड में मोटिवेटेड करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, हम्म, और हुनर के ऊपर उनका जोर ज्यादा है। जी। इसीलिए चाइना आज दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है। हाँ, तो उन्होंने इस बात को बहुत पहले महसूस कर लिया था, हाँ, हमने थोड़ा देर से महसूस किया, लेकिन अगर महसूस किया है तो अब उसे पूरी तरह से लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने शुरुआत की है, तो मैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। सर, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी ने सामाजिक सरोकार की भावना से जितने भी गांव हैं वहां पर अगर किसानों के पास बंजर भूमि है तो उन्हें भी लीज पर लिया है। साथ ही जो वृद्धजन है उनको भी आसरा देने का प्रबंधन किया है। जो बैल किसान लोग छोड़ देते हैं, उनके काम की नहीं है, उनके लिए भी शाला का प्रबंधन किया है। साथ ही स्वरोजगार कार्यक्रमों का आयोजन भी समय समय पर करते रहते हैं। सर, हमारी इस पहल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप लोग वो सब कुछ कर रहे हैं जो आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है, मैं मानता हूँ। क्योंकि आज गांव, किसान हमारी प्राथमिकता पहले भी थे, आगे भी रहने चाहिए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लिया है कि औद्योगिक ढांचा जो है देश का, वो आज भी इतना सक्षम नहीं है कि वो हमारे युवाओं को अकोमोडेट कर सके पूरी तरह से, या उनका ख्याल रख सके, वरना इतने बड़ी संख्या में पलायन नहीं होता। ये कड़वी सच्चाई है, और देश को इसको मान लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। और कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूरे परिवार को अकोमोडेट करने की शक्ति है। आप ये मत भूलिए कि खेती में सिर्फ एक ही बंदा काम करता है, खेती में पूरा परिवार काम कर लेता है, तो सबको रोजगार है। और सरकार को, और इस और ध्यान दे रही है सरकार वैसे तो, लेकिन और भी इसे जितना हो सके उतना से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अनाज के भंडार भरे होने का मतलब ये है कि देश किसी भी चुनौती से निपट सकता है, और ये बात हमने कोरोना के काल में बहुत अच्छी तरह से महसूस की है। आज जो लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त का राशन बांटा जा रहा है, ये कहीं न कहीं इसके पीछे हमारे किसानों का पसीना है, उनकी मेहनत है, अथक परिश्रम है। उसकी वजह से आज हम इस काबिल बन पाए कि हम न सिर्फ भारत के सारे मध्यम वर्ग को या लोअर मिडिल क्लास को हमने हेल्प की है राशन दे करके, बल्कि पड़ोसी देशों को भी हमने भिजवाया है। तो ये हमारे अनाज के भंडारों में जो भरा हुआ है गेहूँ, ये गेहूँ किसानों की वजह से आया है, तो हमें उनकी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। दूसरी बात आपने कही वृद्ध जनों की, जी हाँ, आज भारत भले ही यूं मान लीजिए कि हमारी 80% जो जनसंख्या है वो अगले 5 साल में युवा ही रहेगी, और
15 साल से लेकर 60 साल के बीच की जो जनसंख्या है उसमें भारत आज देश का विश्व का अग्रणी देश है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या युवा है जी। और वर्क फोर्स है हमारे पास। हम्म लेकिन ये बात मत भूलिए कि ये वर्क फोर्स एक दिन बूढ़ी होने वाली है, हम्म और आने वाला दौर जो है वो बुजुर्गों के लिए हमारे पास आज क्या प्लान है? हम्म सरकार के पास मेरे ख्याल से कोई प्लान नहीं है। जी। वृद्धावस्था पेंशन योजना कोई उनका समस्याओं का हल नहीं है। करेक्ट। सिर्फ पेंशन दे करके आप वृद्धों की सारी समस्याएं हल कर देंगे, ये सोचना उतनी ही बड़ी नादानी है जितना ये सोचना कि हमने सारे बच्चों को एजुकेशन दे दी RTE दे करके। करेक्ट। तो आप कहीं ना कहीं मतलब ये जो समस्याएं हैं ये सरकार के अकेले के बस की नहीं है, ये बात हमें समझ लेना चाहिए जी। इसमें समाज का योगदान बहुत जरूरी है, और समाज का योगदान का मतलब आपकी यूनिवर्सिटी भी उसी समाज का एक हिस्सा है, और आपने अपना ये योगदान को समझा है, आपने अपनी जिम्मेदारी को समझा है, इसके लिए आप मेरी तरफ से शुभकामनाओं के पात्र हैं। आगे जिस तरह से आप अपना काम बढ़ाए रखिए, करते रहिए। एक बात और जोड़ देता हूँ इसमें, आप जो काम कर रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो भी समाज की सेवा कर रहे हैं जी। अपनी मूल काम से इतर अलग जाकर के, तो इससे आप दोहरा भला कर रहे हैं। पहली बात, जो बेनिफिशियर सीधा बेनिफिट हो रहा है जिनको, वो बेनिफिशियरीज तो अपनी जगह है ही जी। जो जैसे वृद्धजन जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, किसान जिनके आप बंजर जमीन पे काम कर रहे हैं जी। या जो बैल वगैरह, उनको तो आप फायदा दे ही रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप अपने जो जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स, उन बच्चों के दिमाग में आप कितना बड़ा एक संस्कार का बीजारोपण कर रहे हैं। जी सर। जो एक समाज सेवा के बाद जो मन में एक अच्छी फील आती है, पॉजिटिविटी आती है कि आज हमने कुछ अच्छा किया लाइफ में, वो जो अच्छा किया वाला फील है वो इन बच्चों को एक बेहतरीन नागरिक बनाएगा जी। और इनके मन में, मस्तिष्क में आपने जो एक बीजारोपण किया है ये जो अच्छे काम करने का, ये इन्हें एक बेहतरीन नागरिक बनाएगा, एक बेस्ट सिटीजन, एक ग्लोबल सिटीजन जिसके मन में सबके लिए एक आदर भाव रहे। ऐसे सिटीजन बनाने में आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आपका ये प्रयास मामूली नहीं है, ये बहुत ही वंदनीय है और बहुत ही, मैं आपकी बधाई देता हूँ उसके लिए आपको। धन्यवाद सर। सर, फेलियर जो होती है उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और चूंकि हम यूनिवर्सिटी से हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के अच्छे अंक नहीं आ पाते, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं उन्होंने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेलियर जो है वो महसूस करी होगी। तो ऐसे में कोई सक्सेस मंत्र आप हमें देना चाहें? मनीषा जी, आप मुझे एक बात बताइए जी। आपके 8वीं क्लास में कितने मार्क्स आए थे गणित में? सर, ये तो मुझे बिल्कुल याद नहीं। एग्जैक्टली। इन बच्चों को भी यही समझाने की जरूरत है जी। कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आपके किस क्लास में कितने मार्क्स आए थे जी। आप खुद ही भूल जाएंगे। करेक्ट। आपको भी याद नहीं रहने वाला है। तो आज उन मार्क्स को लेकर के इतना स्यापा क्यों? क्यों आप इतना उसको मान बैठे हो कि यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुझे सर्टिफिकेट मिलने वाला है? जी। अरे भाई, आप जब इस प्रीमाइजर से बाहर कदम रखोगे असली परीक्षाएं तब शुरू होंगी। बिल्कुल। ये तो आपकी नर्सरी है। यहाँ तो आपको एक लेवल तक बढ़ाया जा रहा है कि 2 मीटर का पौधा बन गया, अब इसे बाहर जाकर किसी और जमीन पे रुकना है, वहां जाकर इसको पेड़ बनना है। जी। ये तो स्कूल हुए, कॉलेज हुए, नर्सरीज। तो यहाँ पर आप अगर कुछ हासिल करते हो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाते हो तो इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला जी। क्योंकि आप बाहर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरी असली कैपेबिलिटीज क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपके इंजीनियरिंग का बेस्ट स्टूडेंट जो है वो एक बैक बेंचर से मात खा जाए बाहर की दुनिया में, और पता चले कि बैक बेंचर इतना बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन के बैठ जाए कि वो इंजीनियर को नौकरी देने बैठ जाए। बिल्कुल। ऐसा भी होता है। तो ये यू नेवर नो व्हाट इज गोना हैपन। करेक्ट। आपको तो अपना कर्म करना है जी। आपको अपने पढ़ाई करनी है। हाँ, मैं पढ़ाई में पूरा अपना 100% दूंगा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि मुझे क्या मिलता है। जी। मतलब सर यही कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। एग्जैक्टली। कभी ना कभी तो मिलेगा, ये और वो मिलेगा ही, वो मिलेगा ही। आप ये मानिए कि अगर आपने कभी
किसी गड्ढे में अगर आपने मिट्टी भी डाली है तो भी वो किसी न किसी को गिरने से बचाएगा। करेक्ट। आपको ना बचाए कोई बात नहीं, हम्म। लेकिन वो किसी न किसी के काम आएगा। जी। तो आप टेंशन मत लीजिए उस चीज का। ये बच्चों के दिमाग में अच्छी तरह भरा जाना चाहिए, कूट कूट के। मैं कहता हूँ पहली कक्षा से ही एक 5 मिनट का लेसन तो इसी बात का होना चाहिए, जो उन्हें ये सिखाए कि बेटा कोई एक जंग से कोई सिकंदर नहीं बन जाता। जी। जीवन एक सतत संघर्ष है, हर रोज नई जंग है, हर दिन लड़ना है, हर दिन जीतना है। एक दिन अगर एक कदम पीछे हटा करके अगर अगले दिन तुम 5 कदम आगे बढ़ जाते हो तो तुम्हारा पीछे हटना ज्यादा बेटर है। जी। ये बात बस तो तो बहुत इसी में अच्छी सारी बातें। बातें आपने हमारे साथ शेयर की। हम जानते हैं कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, तो हम चाहेंगे कि आप कोई गीत हमारे लिए गुनगुना दें। गुनगुनाना, जी। देखिए अक्सर जब भी मैं थोड़ा सा डिप्रेस होता हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि बच्चे कई बार खुद को लो फील करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ वाला जब आगे निकल जाता है, तो हर फील्ड में होता है एक हाँ, प्रतिभा, स्वस्थ प्रतिभा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो इसको हम कहते हैं, हेल्दी कंपटीशन, जी। वो भावना रहनी चाहिए। जी। और लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हार कर बैठ जाए। तो मुझे तो सबसे ज्यादा जो प्रेरित करता है गीत, जी। वो एक गाना है किशोर दा का, बहुत अच्छा गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो वो गाना आप जरूर सुना दीजिएगा मेरी तरफ से। बिल्कुल सर, थोड़ा सा अगर आप गुनगुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए कोशिश करता हूँ। जी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। मैं बस आपके कॉलेज को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए बस यही कहना चाहूंगा, एक पाकिस्तान के शायर थे फैज साहब, तो उनको लेकर किसी ने लिखा था जी। कि कुछ लोग यहाँ पर आएंगे जो तुमको खौफ दिलाएंगे, जी। कुछ लोग यहाँ पर आएंगे जो तुमको खौफ दिलाएंगे, इस राह में राहजन लाखों हैं, देखो कुछ भी हो सकता है, जो है वो भी खो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है। क्या बात है। कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। क्या बात। तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। मेरे ख्याल से ये जो पंक्तियां थी वो इस समय हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। एज अ एनर्जी बूस्टर ये पंक्तियां हम सभी के लिए आपने सुनाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी, इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी। मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी, इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी। रो रो के आंसुओं के दाग धुल जाएंगे, इनमें वफा के रंग आज भूल जाएंगे। पास तुम रहोगी, दूर अब न होगी, करूँगा न तुम पे सितम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। 90.4 ज्योतिवानी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। आप प्ले स्टोर पर जाकर जेवी रेडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर मेरा प्रोग्राम में
आपको हम सभी एक प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे जहां पर आप अपना गाना या अपनी माइम या फिर अपनी कविताएं भी अपलोड कर सकते हैं। हमें आपके द्वारा भेजे गए सॉन्ग्स, माइम या फिर पोयम का इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।